चैप्टर तो खत्म हो गया, तो क्या पढ़ने आया है? आप क्या पढ़ाने आए हैं वही पढ़ेंगे। हम तो आए तुम लोगों को देखने कि तुम लोग आया कि नहीं आया, हाँ सब तो बच्चा लोग पहले आया कि बताइए नहीं। ना। सब पहुंच गया। हाँ सब पहुँच गए। हाँ जी, तो बताइए कैसा रहा आप लोगों का वेकेशन? बहुत बढ़िया। तो उसमें आप लोगों ने खूब पढ़ाई किया होगा। ये कैसी बातें हो रही है? तो आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था ये छुट्टी इतना सारा, कि यही सब करने के लिए दिया गया था? हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं बताइए। अच्छा, अब देखिए जो इसका मेन एक समझने वाला पार्ट था वो थोड़ा खत्म हो गया है, बाकी आप चीज़ें हैं अभी भी, है ना। अगर हम लोग पी ब्लॉक को बोले कि अगर मान लीजिए पी ब्लॉक से आपसे 4 क्वेश्चन वो पूछेगा, तो उसमें से 2 क्वेश्चन किससे पूछेगा? जो हम लोग पढ़ रखे हैं अभी तक, केमिकल बॉन्डिंग 2, उससे पूछेगा वो 2 क्वेश्चन। और 2 किससे पूछ सकता है? अभी जो हम लोग बात करते हैं, जो याद रखने वाली पार्ट है ना, कंपाउंड से ये सब पूछ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं। वैसे मेजर पार्ट आपका हो गया है, वो देखिए, ये सब तो अगले क्लास से देखेंगे, स्लाइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ग्रुप 15, ठीक है। वैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम बताइए एक बार, सारे याद हैं आप लोगों को? क्योंकि जब पढ़ेंगे तो फिर आप लोग बाकी सब भी रिवाइज कर सकते हैं, है ना। पूरे 13 से लेकर कहाँ तक? आपके 18 तक क्या क्या होता है बताइए तो। ग्रुप 13 का बताइए। हाँ जी, क्या क्या होता है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टेपो, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एस्टटीन इधर एक नाम रहता है। रेडियो एक्टिव इसलिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ऊपर वाले में क्या क्या आ जाएगा आपका? हीलियम, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, है ना। ओके, तो आपने ग्रुप 13 और 14 तो कहाँ पढ़ रखा है? क्लास 11th में, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जो भी आप यहाँ पे स्टडी करते हैं वो सब पढ़ने का तरीका एक जैसा ही रहता है। और वो ऐसा रहेगा कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे उसके, जैसे मान लो कि आपने ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप 15 में आप सबकी पहले क्या डिस्कशन करेंगे? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इनके क्या क्या आ जाएंगी? जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, जैसे आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, उसमें आ गया आपके पास एटॉमिक रेडियस का क्या ऑर्डर है, आयनेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का क्या है ना, डेंसिटी का कुछ ऑर्डर है, तो वो सब चीज़ें आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनकी कुछ कुछ हम लोग रिएक्शंस देखते हैं कुछ फिक्स्ड कंपाउंड्स के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ, हेलोजेंस के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो वो सब देखना होगा, और वही ट्रेंड आपका लगभग इन सब में भी आगे लगभग कॉपी हो रहा होता है, ठीक। ओके, उसके बाद फिर क्या रहता है आपका? फिर इनके कंपाउंड्स हमें पढ़ने होते हैं, है ना। क्या पढ़ने होते हैं जी? कंपाउंड्स। और जो अभी तक था, जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उससे पहले क्या था कि आपके स्टार्टिंग से आप देखिएगा, जब आपने ग्रुप 13 पढ़ा होगा तो आपको बोरॉन और एल्यूमिनियम का वहाँ कंपाउंड पढ़ाया जाएगा, कार्बन और सिलिकॉन का, इसलिए आपको सिलिकेट्स ये सब पढ़ाया गया होगा क्लास 11th में, है ना। यहाँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक। बट अब जब सिलेबस हमारा थोड़ा कम हो गया है पी ब्लॉक में, तो उसमें मेजरली कम क्या पोर्शन हुआ है कि ये जो सेकंड वाले के कंपाउंड्स थे ना, इनके भी कंपाउंड्स अब क्या हो गए हैं? लगभग गायब ही हो गया। लास्ट ईयर तो क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि लास्ट ईयर पहला था कि जब ये सिलेबस कम हुआ था, तो देखा जा रहा था कि देखते हैं इस साल क्या करता है। तो इस साल तो लास्ट ईयर तो नहीं पूछा है इससे, इन सब कंपाउंड्स पे सवाल वो नहीं पूछा, और उसमें काफ़ी सारे कंपाउंड्स जबकि वहाँ पे आते हैं। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा एक तरह से, कि जो ये ऊपर वाले हैं इनके कंपाउंड्स क्या कर लिए जाएँ? पढ़ लिए जाएँ। और ग्रुप 18 में तो फिक्स है कि किसका कंपाउंड पढ़ना होगा?
जेनॉन का, इसमें तो ये कहने का लॉजिक नहीं आता है कि सर इसका हो तो पहला वाला पढ़ेंगे ना, ये सब तो कंपाउंड बनाते ही नहीं है। ग्रुप 18 में सिर्फ कौन एक बनाता है कंपाउंड? जेनॉन बनाता है, वो भी किसके साथ? सिर्फ आपका फ्लोरीन और सिर्फ ऑक्सीजन, या फिर कह लो दोनों के साथ। सही बात है क्या? आपने जो भी कंपाउंड्स पढ़े हैं वो चाहे तो क्या देखा होगा, XgO3, XgO4, XgO, XgO2, F2, F4, F6 या फिर XgO2, F2 ऐसे करके देखा है कंपाउंड अपन ने। तो ये इनके ही आसपास रहेगा। तो ग्रुप 18 की तो बात क्या ही है, मतलब 1.5 पेज की है सिर्फ, उसको ध्यान रखिए। और इनको पढ़ने में मेन टाइम लगता है 15, फिर 16, 17, 18 ऐसा करके है। बट अब ओवरव्यू समझ चुके हैं, ऑक्सी एसिड्स और ये सब चीज़ें आपने समझ लिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो टाइम उतना नहीं है अब कुछ। तो चलिए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इस पर। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या बात करेंगे, और इसी ऑर्डर में डिस्कशन रहेगा, लगभग हर ग्रुप का ऐसे ही चलेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा बताइए, जनरल डिस्कशन, और यू कैन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा वो देख लेंगे, अभी थोड़ी देर की बात है बस वो। फिर क्या आ जाएगा आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बेसिकली केमिकल रिएक्शंस देखेंगे इन लोगों का, ठीक है। उसमें एक आपका आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेंगे कि क्या क्या कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, नहीं होगा। फिर आपका आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विद O2, है ना, रिएक्शन विद X2 हैलोजेंस, रिएक्शन विद H2 हाइड्रोजन, ठीक है। एक रिएक्शन विद मेटल भी रहता है, बट ठीक है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इन सब में तो आप समझ ही रहे हैं, इन सब में किसकी बात होगी आपकी, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपकी जो और सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है वो सारी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब ट्रेंड पढ़ा होगा ना, वही सब यहाँ पे, क्योंकि वहाँ अगर नहीं पढ़ाया जाए तो फिर यहाँ पढ़ाया जाएगा वो, बट वहाँ पढ़ा देते हैं अपन लोग ताकि इधर पे कोई लोड ना रहे। और फिर इधर क्या आ जाएगा आपका बताइए, फिर इधर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा जी, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और फिर क्या, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, है ना, ठीक है। ये दोनों आ जाएगा इसके बाद। जैसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कुछ कुछ, जैसे आपका N2 हो गया, NH3 हो गया, HNO3 हो गया, है ना, इस तरह के कंपाउंड्स आपके पास रहेंगे। और ठीक है, ऑक्सी एसिड्स कुछ कुछ यहीं पे आ जाती है, बट हम लोगों ने ऑक्सी एसिड्स पहले ही क्या कर रखा है, पढ़ रखा है, तो यहाँ पे कोई टाइम ऐसा सच लगेगा नहीं। फॉस्फोरस में भी वही सब रहता है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका सारा कंपाउंड्स आता है, ऑक्सी एसिड्स, है ना। तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट अब रहा नहीं, बट ऑक्सी एसिड्स हमने बात कर लिया है फिर भी, है ना। चलिए इनको स्टार्ट करेंगे अपन 1 बाय 1 अब। तो ये थोड़ा सा आप ओवरव्यू स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब में कॉमन रहेगा, ग्रुप 16 में भी यही, 17 यही, तो ठीक। ठीक है, तैयार हैं आप लोग, जल्दी लिखिए। तो आप लोग का अगला कब है एग्ज़ाम, फिर ये जो माइलस्टोन होता है 27। वेरी गुड। क्या जी ये बुक देखा देखा सा लग रहा है, क्या हो गया, क्या यार, नहीं ये वाला पूछा जा रहा है माइलस्टोन। क्या जी बना रहे हैं उस बुक को कि सिर्फ लाए हैं दिखाने के लिए सबको? बना लिए हैं, पूरा बना दिए जी। कैसा लगा बनाकर, कैसा लगा? फालतू लगा मतलब, बनाना फालतू लगा कि सवाल फालतू लगा?
ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करिए, पॉइंटर्स बना बना के लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों तो पार्ट तुरंत हो जाएगा, फिजिकल और केमिकल, है ना, अगले आधे एक घंटे में, 1 घंटे में हो जाएगा। और फिर कंपाउंड्स है, कंपाउंड से कोई एंड है नहीं, कंपाउंड का थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, बाकी आपको जो सही लगे आप पढ़ते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए जी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाइए, सबसे पहला लिखिए आप मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पहले एक ऐड कर लीजिए, मेटेलिक कैरेक्टर। लिखिए जी, एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप, metallic character increases. As we go down the group, metallic character increases. लिखिए उसके बाद, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, N and P are non-metal. Arsenic and antimony, As and Sb are metalloids. As and Sb are metalloids. And bismuth is a metal. And bismuth is a metal. Non-metal, उसके बाद आर्सेनिक एंड एंटीमनी, As and Sb, है ना, नाम वहाँ लिखा हुआ है, As and Sb आर मेटलॉइड्स। और लास्ट वाला जो बिस्मथ है, Bi इज़ अ मेटल, है ना, इसलिए कहा गया डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ऊपर वाला नॉन मेटल था, फिर मेटलॉइड हुआ, फिर पूरा ही मेटल हो गया, ऐसा। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, 1-2 पॉइंट और। बिस्मथ के बारे में एक लाइन लिखिए, बिस्मथ इज द लास्ट स्टेबल, bismuth is the last stable, bismuth is the last stable non radioactive element, non radioactive element, that is trans bismuth elements are radioactive, ट्रांस बिस्मथ एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। मतलब बिस्मथ के बाद जो एलिमेंट्स आ रहा है वो सारे क्या हैं जी, रेडियो एक्टिव है। और बिस्मथ आता है कितने नंबर पे, 83, तो 84 के बाद वाला सब क्या है आपका, रेडियो, हाँ रेडियो एक्टिव। ठीक, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो सबसे पहले ऊपर में हमें लिखना चाहिए था, बट ठीक है यहीं पे आप लिख लीजिए, क्या, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ठीक है, निक्टोजेंस। स्पेलिंग देख लीजिए क्या है, ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्या जी, निक्टोजेंस। ठीक है, बिकॉज ग्रुप 15 को हम लोग क्या बोलते हैं, निक्टोजेंस, 16 को बोलेंगे चैल्कोजेंस, 17 को बोलते हैं हेलोजेंस। समझ रहे हैं कि नहीं, तो इनका नाम है, क्या करिएगा उसमें। तो बिकॉज दे आर चोकिंग एलिमेंट्स, they are choking elements, घुटन टाइप का थोड़ा अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो, they are choking elements and used in fertilizers, and used in fertilizers। ठीक है, and are used in fertilizers। ठीक, अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जी क्या क्या बात आएगी बताइए, कौन कौन सा एलिमेंट था जी, फिर से बताइए एक बार, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये है। ठीक है, अच्छा इन सब का एटॉमिक नंबर क्या क्या होगा, हाँ ठीक, आगे बोलिए, 7, फिर 8 से आप बढ़ा दीजिए, फिर आप 18 से बढ़ा दीजिए, 18 से बढ़ा दीजिए, 32 से बढ़ा दीजिए, है ना, 32 से बढ़ा दीजिए, तो क्या क्या आएगा बताइए, 15,
फिर 18 से बढ़ाइएगा कितना आएगा, 33 में 18 बढ़ाइएगा कितना आएगा, ठीक है 51, 51 में क्या बढ़ाइएगा आप, कितना आ जाएगा 83। अगर नेक्स्ट वाला आपको लिखना होगा तो कितना आता उसका एटॉमिक नंबर, 115 आता, 83 में कितना ऐड करिएगा आप, ठीक हाँ 85 आया ना, तो ये आता। अच्छा इसका नाम क्या होता है IUPAC का अकॉर्डिंग, पीरियोडिक अन अन क्या करिएगा, 115 है तो UUP है ना, ठीक। और इसका नाम होता है वैसे मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम, ठीक। और आपको पता है कि इन सब की उतनी बात अपने को नहीं करनी है ना, इन सब का ज़्यादा पूछेगा तो नाम ही पूछेगा, ठीक है ना। या फिर यू कैन राइट अनपेंटियम, है ना। ये सब आता है, आपको पता ही है, पीरियोडिक में ऐसा सवाल एक बन जाता है ना, लगभग आ ही जाता है हर साल, नहीं तो 2 साल पे तो एक बार आता ही है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होगा इन सब का बताइए तो जी, कैसे लिखिएगा, इससे क्या क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए इसका सबका इन जनरल क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP3, सही बात है, सबका देखना लास्ट में ऐसा ही एंड होगा। अब बताइए क्या क्या होगा, इसका क्या लिखेंगे, बात नहीं करिए जी, क्या आएगा बताइए, हीलियम कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 2, तो ये हो गया 1s2, फिर क्या आएगा 2s2 2p3 हो गया 7, है ना। इस पे क्या आएगा आपका फिर नियन, है ना, और फिर क्या आएगा 3s2 3p3, बहुत अच्छा। इस पे क्या आएगा आपका आर्गन, ठीक 18, फिर आएगा पहले एक बार 3d10, फिर आएगा 4s2 4p3, इस पे क्या आएगा आर्गन के बाद क्या आता है क्रिप्टॉन, ठीक 4d10 5s2 5p3, ठीक। आगे क्या आएगा बताइए, हाँ फिर क्या आएगा आपका जेनॉन, है ना 5d10, फिर क्या आएगा, उससे पहले 4f भी लिखना पड़ेगा, 4f14, 5d10 6s2 6p3, समझ रहे हैं क्या। तो ये इन सब की क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सब उसी तरीके से एंड हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, नेचर एंड एलोट्रॉपी, है ना। एलोट्रॉपी भी हमने बात कर रखा है, तो कोई ज़रूरी है ही नहीं ज़्यादा दिमाग लगाने का। चलिए लिखिए इसके तारीफ में एक लाइन, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, तो इसको नोट करते चलिए। क्या जी बॉयज़ लोग कोई नहीं आया, गर्ल्स लोग का संख्या बढ़ते जा रहा है। क्या जी क्या खा रहे हैं अकेले अकेले, चलिए जी आगे बढ़े, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नेचर एंड एलोट्रॉपी में लिखिए N2 is a colorless diatomic gas, sorry diamagnetic gas, N2 is a colorless diamagnetic gas, diatomic भी ठीक ही था, N2 is a colorless diamagnetic gas, गैस को अंडरलाइन कर दीजिएगा, एंड डज नॉट शो एनी एलोट्रॉपी, एंड डज नॉट शो एनी एलोट्रॉपी, एंड डज नॉट शो एनी एलोट्रॉपी। क्या जी क्या कर रहे हैं जी, आप लोग पढ़ने ना आए थे, एंड डज नॉट शो एनी एलोट्रॉपी, बट रिमेनिंग ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, but remaining all members of this group are solid and show allotropy, but remaining all members of this group are solid
and show allotropy. ठीक है, अगले पॉइंट में एक लाइन लिख लीजिए बस. फॉस्फोरस इज अ सॉफ्ट सॉलिड. फॉस्फोरस इज अ सॉफ्ट सॉलिड विच हैज 3 एलोट्रॉप्स. कौन कौन सा जी? वाइट, रेड एंड ब्लैक. फॉस्फोरस इज अ सॉफ्ट सॉलिड एंड हैज 3 एलोट्रॉप्स, वाइट, रेड एंड ब्लैक. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा. ये तो पढ़ रखा है हम लोगों ने, है ना. ये सब पता है हम लोगों को, कैसा शेप, क्या कौन किस में डिजॉल्व होगा, CS2 में या वाटर में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए. अब लिखिए एटॉमिक रेडियस. 4-5 ट्रेंड लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म, फिर केमिकल पे आ जाएंगे. एटॉमिक रेडियस, और इन सब का कुछ भी कारण और कोई भी ड्रामाबाजी करिएगा तो कहाँ चल जाइएगा, क्लास 11th का नोट्स जाके चेक करते रहिएगा. ठीक, तो लिखिए एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड. क्या लिखिएगा जी? नीचे आते हुए क्या होगा? बढ़ते जाएगा. तो लिखिए नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस, लेस देन आर्सेनिक, लेस देन एंटीमनी, लेस देन बिस्मथ. मतलब नीचे आते हुए बढ़ा दीजिए, ये कहना चाह रहा हूँ. आगे बढ़े, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, शेल इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस. सही बात है क्या? नीचे आते हुए शेल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, इसलिए साइज बढ़ा दिया हम लोगों ने. सबसे ज़्यादा साइज बिस्मथ का और सबसे कम नाइट्रोजन का. ठीक, सेकेंड में आ जाइए ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड. आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड. नाइट्रोजन ग्रेटर देन फॉस्फोरस, ग्रेटर देन आर्सेनिक, ग्रेटर देन एंटीमनी और सबसे कम बिस्मथ. सही बात. बड़े साइज का है तो निकालना क्या होगा? आसान होगा. चलिए इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए आप साइड में, आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. ठीक है, इसी में एक लाइन नोट बना के नीचे लिख लीजिए आप, दे हैव फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दे हैव फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन, they have first ionization energy greater than first ionization energy of 16th group, greater than first ionization energy of 16th group. Because they have half filled stability. सही बात है, because they have half filled stability. सही बात है क्या? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा देन किससे? ऑक्सीजन से, है ना. ठीक, क्योंकि आपका इसमें क्या होगा? हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड फुली फील्ड से एक प्लेस आगे और एक प्लेस पीछे से बढ़िया रहता है. नेक्स्ट लिख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाइट्रोजन ग्रेटर देन फॉस्फोरस, ग्रेटर देन आर्सेनिक, ग्रेटर देन एंटीमनी, इक्वल टू बिस्मथ. मतलब एंटीमनी और बिस्मथ का एक जैसा रहेगा, और सबसे ज़्यादा किसका था? नाइट्रोजन का, है ना. सबसे ज़्यादा उल्टा एरो मत लगा देना भाई. चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब आपके क्लास 11th के नोट्स में है, पीरियोडिक में जाके आप चेक कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसका जी? बिस्मथ का. ठीक है, सबसे ज़्यादा बिस्मथ का, फिर एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन. तो सबसे आगे लिख लीजिएगा बिस्मथ, फिर
एरो कम करते जाइएगा और लास्ट में नाइट्रोजन, ठीक है। एक डेंसिटी का भी ऑर्डर है, ऐड कर लीजिए, दिया हुआ है तो पूछ लेता है कभी कभी। डेंसिटी का लिख लीजिए ऑर्डर। सबसे ज़्यादा किसका जी? बिस्मथ का। डेंसिटी में भी सबसे ज़्यादा किसका होगा? बिस्मथ का होगा। और उसमें कम करते जाइए। डेंसिटी के ऑर्डर में लिखिए बिस्मथ, उसके बाद एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक। यही था आपका सारा क्या जी? फिजिकल प्रॉपर्टी। वो क्या कर दिया अपन ने? ख़त्म, है ना। एनसीईआरटी भी देखिएगा सबसे पहले यही सब बात करा हुआ रहता है। अब आ जाइए आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। लिखिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी जी? ऑक्सीडेशन नंबर की, और फिर ये सारे कंपाउंड्स के साथ उसकी रिएक्शन। तो लिखिए पहला ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कि मतलब इस ग्रुप के लोग अलग अलग कंपाउंड में क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं कॉमनली। चलिए लिखिए इसके बारे में पहला पॉइंट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस ग्रुप इज, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस ग्रुप इज, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस ग्रुप इज -3, +3, +5। -3, +3, +5 ये कॉमन स्टेट है। कॉमन का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सारे लोग यही दिखाएंगे। नाइट्रोजन के बारे में हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो आपका +1 से लेके +5 तक वो सब दिखाएगा, कंपाउंड्स के नाम भी लिखेंगे अपन। बट ये कॉमन हो गए। कॉमन मतलब जो सारे लोग तो ये दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और जिनमें एक्स्ट्रा दिखाने का दम है वो अलग से दिखाते रहे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉमन ये होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब लिखिए आप इसके बारे में एक एक लाइन इनके बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ -3 OS ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, decreases down the group because metallic character increases down the group. I repeat, stability of -3 oxidation state decreases down the group because metallic character increases down the group, है ना। -3 स्टेट दिखाने का टेंडेंसी जो ऊपर वाले पे होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। नीचे आते वो कम होता जाएगा -3, क्योंकि नीचे आते हुए मेटेरियल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, और मेटल्स को -3 दिखाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अगला लिखिए पॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जी? स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ गए बात? इनर्ट पेयर इफेक्ट ने क्या कहा था जी? कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। वही बात है बस, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सही बात है, क्योंकि यह हायर स्टेट हो गया ना। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। इसी में एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप। यही सब छोटे मोटे पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ता है। कारण तो समझ में आ जाएगा, बट एंड ऑफ द डे आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो लिखिए अगला पॉइंट एक लिखवा दे रहा हूं। फॉर बिस्मथ, फॉर BI, बिस्मथ BiF5 is only stable, only stable, ठीक है। and rest all are unstable, and rest all are unstable, ठीक है।
and acts as oxidizing agent, and acts as oxidizing agent, and acts as oxidizing agent। मतलब इसका यही मतलब था कि बिस्मथ का +5 स्टेट क्या होगा जी, बहुत कम स्टेबल होगा, क्योंकि नीचे आते हुए हायर की स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और बिस्मथ में वो कम स्टेबल में सिर्फ BiF5 है जो एक +5 में पाया जाता है, बाकी आप बोलिएगा BiCl5 I5 Br5 ये सब ना करता है एग्जिस्ट, और नहीं करता है तो कहाँ चला जाता है, हमें पता है कि ये टूट करके अपने 3 वाले में चला जाएगा। ध्यान आ रहा है, लास्ट में एग्जाम्पल भी हमने किया था इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि BiI3 बन जाता है ना। और वो किसके ऐसा काम करेगा, खुद तो क्या करेगा रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, इसलिए एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात थी। चलिए अगला लिखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, फॉर नाइट्रोजन लिखिए, फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन all oxidation states ranging from, for nitrogen all oxidation state ranging from -3 to +5 are possible, ranging from -3 to +5 are possible। एग्जाम्पल लिख लीजिए, NH3 NH3 N2H4 NH3 N2H4 N2H2 N2 N2O NO N2O3 N2O4 N2O5। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, NH3 N2H2 सॉरी N2H4 N2H2 N2 N2O N2 NO N2O3 N2O4 N2O5। इसमें बताइए कैसे आ रहा है, NH3 में नाइट्रोजन किस में है -3, जो अगला N2H4 है उसमें किस में है -2, अगले में -1 0 1 2 3 4 लास्ट वाले में 5। तो आपको सारे एक एक कंपाउंड लिखवा दिए गए कि सर कैसे मान लें कि नाइट्रोजन +2 में कहाँ करता है एग्जिस्ट, तो देखिए NO में कर रहा है, तो नाइट्रोजन में सारे आ गए। बट फिर भी इस ग्रुप का कॉमन तो क्या है आपका -3 +3 और +5 जो सब लोग दिखाता है, बाकी लोग ये सब पांचों नहीं दिखा पाएगा सबके सब, है ना। और इसका रेंज क्या होता है वो हमें पता ही है कि कहाँ से कहाँ रेंज होता है, -3 से +5। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब क्या पढ़ते थे चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस, है ना, कि अगर कभी नाइट्रोजन का स्टेट क्या आ जाएगा, मान लीजिए +6 आ रहा है, तो क्या हम लोग उसको सही मानेंगे, नहीं भाई, तो रेंज से बाहर कैसे चला गया, है ना, तो वो सब काम आता है। चलिए उसके बाद एक दो और है उसको नोट कर लीजिए, एक और पॉइंट लिखिए, नाइट्रोजन कैन शो द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, नाइट्रोजन कैन शो द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, नाइट्रोजन कैन शो द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। तो ये सब ध्यान रखने वाला बात, सब आपको याद भी है नहीं, नाइट्रोजन को कभी आज तक 5 हाथ बनाते हुए देखा है आप लोगों ने, बहुत मर भी जाएगा तो एक तो नॉर्मल केस में 3 बनाता है और एक लोन पेयर रखता है, मैक्सिमम अगर उसको करना है तो मैक्सिमम एक और वो लोन पेयर क्या कर देगा अपना, किसी को कोऑर्डिनेट कर देगा, तो कितना बन पाएगा 4, 5 तो बना ही नहीं पाएगा वो जिंदगी में, मैक्सिमम उसका 4 है और नॉर्मल उसका 3 है। तो क्या सवाल पूछ रहा है वो देखना पड़ता है, कोवेलेंसी मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बना रहा है, मैक्सिमम कितना बना सकता है। और आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन जाने के बाद तो किसके साथ बिहेव करता है, कोवेलेंट के जैसा ही। तो ऐसे पूछा तो ये जवाब था, ठीक है। ठीक है, और लिखिए, एंड फॉस्फोरस हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6, फॉस्फोरस हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6। ठीक है, अब एक दो और पॉइंट इसके बारे में है वो लिख सकते हैं आप, ठीक है, लिखिए आप, phosphorus shows additional oxidation number
+1 and +4. Phosphorus shows additional oxidation number +1 and +4 in compounds H3PO2, in compounds H3PO2 and H4P2O6. H4P2O6 है ना। इसको लिखवाने का क्या मतलब था कि जैसे ऊपर में आपने ऑक्सीडेशन नंबर में क्या लिखा था कि कॉमन स्टेट्स क्या होगा, -3, +3 और +5, तो नाइट्रोजन में लिखा दिया गया भैया वो बहुत सारा रख सकता है। फॉस्फोरस में लिखा है कि वो 3 तो हो ही सकता है, एडिशनल ये 2 और दिखा सकता है, कौन सा, +1 और +4। और कहाँ कहाँ होगा एग्जाम्पल बताइए सर, 1-2 एग्जाम्पल भी आपको लिखवाया हुआ है, ठीक। अच्छा, और एक पॉइंट लिख लीजिए आप, लिखिए इन केस ऑफ नाइट्रोजन, in case of nitrogen in acidic medium, in acidic medium, in acidic medium +3 oxidation state, +3 oxidation state, ठीक है, tends to disproportionate, tends to disproportionate। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए HNO2, एरो बनाइए, एरो के ऊपर लिखिए इन एसिडिक मीडियम, HNO2 एरो बनाइए, ऊपर लिखिए इन एसिडिक मीडियम, और प्रोडक्ट साइड में लिखिए HNO3 + NO, HNO3 + NO। ध्यान आया, ये काम हम लोगों ने पहले भी किया है, जब हम लोग ऑक्सी एसिड बनाना चाह रहे थे, याद आया NO2 का, तो ये काम हम लोगों ने किया था कि NO2 में वो क्या आ रहा था, +4, तो एक +3 और एक +5। फिर आपको कहा था कि HNO2 जो है वो HNO3 जो कि एसिडिक मीडियम कर दिया, उसमें स्टेबल नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। उसी एक बात को यहाँ लिखवाया गया है, ठीक है। चलिए ये सब हो गया, अब आगे बढ़िए। ये था ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस एक बार पढ़ लेना है आपको, ऐसा नहीं पूरा याद करके बैठना, ऐसा नहीं है, और एकदम घुस घुस के सवाल पूछेगा ऐसा भी नहीं है, आप पढ़िएगा, इसी के आसपास आएगा, ध्यान रहना चाहिए। अब क्या लिखिए आप, रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद O2 लिखिए, ये भी छोटा ही है, 5-6 लाइन का है बस। लिखिए ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स form oxides of, forms oxides of E2O3, E लिख लीजिएगा, एलिमेंट के जगह पे E लिखवा दिया गया, E2O3 and E2O5, oxides of E2O3 and E2O5 on directly reacting with O2, on directly reacting with O2। ठीक है, जैसे ये कहना चाह रहा था कि जैसे देखिए कि आपका है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाइए, जैसे वो कह रहा है कि आपकी जो ग्रुप 15 के कंपाउंड्स है ना, अगर आप उनकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ, तो आपको 2 तरह के ऑक्साइड्स मिल सकते हैं। एक तो क्या जी, E2O3, और एक क्या मिल सकता है आपको, E2O5, है ना। तो इसको लिख लीजिए, ये सब बस नोट्स के लिए है, बाकी आपको याद तो ये सब रहता ही है। उसके नीचे आप लिख सकते हैं कि आपको पता है कि नाइट्रोजन तो क्या कर सकता है जी, नाइट्रोजन तो बहुत कुछ करता है। जैसे हम लोगों ने बात किया कि ग्रुप 15 के जो बाकी सारे एलिमेंट है वो क्या बनाएंगे, 3 और 5 का ही बनाएगा ऑक्साइड, ऐसा समझ रहे हैं आप।
बट नाइट्रोजन के बारे में तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये तो भैया वो तो कर सकता है ऑक्साइड में, ये कहाँ से कहाँ जा सकता है, पूरा आपका +1 से लेकर के हाँ पूरा आगे तक ये चलेगा, इसको कोई कुछ करने वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, +1 +2 +3 +4 +5 सब बना दीजिए, है ना। सब में इसका स्टेट देख लीजिए, +1 +2 +3 +4 +5। कहने का मतलब कि जो जनरल एलिमेंट सारे होंगे वो कैसा बनाएगा, E2O3 और E2O5 की तरह बनाएगा, इन दोनों टाइप, है ना। जैसे फास्फोरस ये सब नहीं बनाएगा, फास्फोरस P2O PO ये सब नहीं बनाता है फास्फोरस। ठीक, फास्फोरस खाली बनाएगा कौन कौन सा बता सकते हैं, P2O3 और कौन बनाएगा, P2O5। समझ रहे हैं क्या। ठीक, बट नाइट्रोजन क्या कर सकता है जी, सब कुछ बना सकता है। ठीक, अब आपको एक ध्यान क्या आ रहा होगा, सुन लीजिए कि सर फास्फोरस में तो आपने एक और क्या बनाया था, P4O10 आपने बनवाया था, आपने हमें स्ट्रक्चर किसका बनवाया था, P4O6 का बनवाया था। तो आप बोल रहे हैं ये सब जो है ना वो इसी का बस क्या है, इसी का बस कौन सा फॉर्म है जी, डाइमेरिक फॉर्म है, डाइमर। अगर यही लोग क्या कर जाता है, डाइमर बना देगा तो कहां पहुंच जाएगा, P4O6 P4। ये मत बोलना कि सर P4O10 के तो बारे में नहीं लिखाया, अरे इसी का डाइमर है जी, दो फ्यूज कर जाएगा तो ये बना लेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि इनमें सब ये सब रहता है। फिर अब फास्फोरस में PO सब नहीं करता है एग्जिस्ट। ठीक, और नाइट्रोजन कर रहा था। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अच्छा, एक और चीज है, ट्रेंड थोड़ा सा देख लीजिए बस। मेन जो इसमें समझने वाला पोर्शन था वो क्या था, आप समझ रहे हैं, जो हम लोगों ने खत्म कर लिया है पूजा के पहले ही, वो सब मेन था जो यहाँ पे ज़्यादा समझाया जा सकता है। इन सब में अब फैक्ट है कि सर फास्फोरस क्यों नहीं बनाता है PO, कोई लॉजिक नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब थोड़ा ध्यान रखिए, उसका कंप्लीशन नहीं हो पाएगा, उसका ऑक्टेट साइज यही सब समझाया जाएगा, उतना स्ट्रांग ओवरलैपिंग नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक छोटी सी बात बस देख लीजिए और फिर हम लोग आ जाएंगे अगली प्रॉपर्टी पे। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, N2O3, ठीक है, फिर आपका है P2O3 को हम लोग क्या लिख दें, P4O6 लिख दे, कोई दिक्कत, ये P2O3 ही लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, टेंशन ना हो, डाइमर ऑफ P2O3, कि ये नहीं कि सर हर कोई 2O3 में था तो ये कैसे आगे बढ़ गया। चलिए अगला क्या आएगा आपका, इसके बाद S2O3 Sb2O3 और लास्ट क्या आएगा जी, Bi2O3, यही आएगा क्या, है ना। तो आपसे क्या बताना है, क्या पूछा गया आपसे, क्या आप बताइए कि, अच्छा देखिए इसमें आपको पता है कि ये दोनों क्या होता है जी आपका, ये दोनों नेचर में कैसा होगा आपका, एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये दोनों क्या होगा, ऐसे ही लोग मार खाता है बाद में, सही बात है। और ऐसा लोग क्या होगा जी आपका, क्या होगा, बेसिक इन नेचर। ध्यान आ रहा है कि आपको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, आपको पीरियोडिक में जाना पड़ेगा, जहां पे हम लोग क्या बात करते हैं, ध्यान रखिएगा भाई, ऑक्साइड्स का नेचर पे खूब सवाल आता है कि ऑक्साइड, ये ऑक्साइड में से कौन सारे न्यूट्रल हैं, कितने सारे इधर उधर, याद आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात करते हैं, बातचीत, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं जी, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका पीरियोडिक का ही है और ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये सवाल, मतलब इस पे मैक्सिमम सवाल जो आता है उसको लोग कहाँ पे भेज देते हैं कि ये सवाल किससे आया है, पीरियोडिक से आया है, जबकि यहाँ भी रख सकता है क्लासिफिकेशन में। तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड्स में क्या किया, न्यूट्रल कंपाउंड में हम लोग क्या किया, सब कौन बात करता है जी, न्यूट्रल ऑक्साइड्स में आपसे पूछेगा तो कौन कौन आता है आपका, एक आ जाएगा आपका NO, CO, N2O और वाटर, समझ रहे हैं क्या, यही आपके चार कौन है न्यूट्रल। ये इनको याद रखिए, इसमें ज्यादा तेज नहीं बनिएगा, ये चारों दिख गया तो क्या बोल दीजिएगा, न्यूट्रल है, ये लोग का कोई एसिडिक बेसिक नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लोग को क्या रहता है, चार तरह का पढ़ना रहता है, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, एसिडिक और बेसिक। अच्छा, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में क्या डिफरेंस है, देखो एसिडिक तो एसिडिक हो गया, बेसिक तो बेसिक हो गया, न्यूट्रल जो ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, और एम्फोटेरिक जो दोनों होगा, है ना, कि ये भी है ये भी है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ये, ऐसा वाला। ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं जी, एम्फोटेरिक, है ना। तो एम्फोटेरिक में आपको ध्यान है क्या, कैसे याद रखते हैं आप, हाँ कुछ याद आ रहा है, जनाबे आली ने
बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ध्यान आया, ऐसे सबका भी मन करे, ये कोड ध्यान रखिएगा, बहुत काम का रहता है ना, ऐसे हम लोग ये सब ध्यान रखते हैं। जनाबे अली ने गाया क्या जी, पंजाबी सॉन्ग, है ना, ऐसे सबका भी मन करे, समझ रहे हैं क्या। अब ये सारे के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं नेचर में, एम्फोटेरिक, ये ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा दिमाग यहाँ मत लगा दीजिएगा। जिंक हो गया, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, लेड, टिन, आर्सेनिक, एंटीमनी, वैनेडियम, मैंगनीज और क्रोमियम, है ना। और इन लोगों में थोड़ा स्टेट का भी ध्यान रखिएगा, +5, +4, +3, है ना, इनका ये स्टेट है। क्रोमियम का कोई और स्टेट वाला को नहीं बोल दीजिएगा एम्फोटेरिक, इनमें स्टेट भी जरूरी है, और जिनमें स्टेट नहीं दिखाया गया उनका शायद सब कुछ ही वही है। जैसे जो लेड है आपका, ये 2 स्टेट में ऑक्साइड बनाता है, PbO और PbO2, +2, +4, दोनों ही को क्या मान लेंगे अपन, एम्फोटेरिक, जिनमें है उनमें अलग से मेंशन कर दिया गया है। तो ये बताइए, क्या आर्सेनिक का ऑक्साइड और एंटीमनी दोनों का नाम नहीं दिख रहा है क्या इधर, तो ये दोनों मतलब क्या है नेचर में। और ये ध्यान रखिए, ये सवाल बहुत बार आया है, देख लो, ए सब इधर। और इधर बताइए कि मान लीजिए आपसे क्या पूछेगा, अगर मान लीजिए एसिडिक ऑक्साइड आपसे पूछेगा, तो बाकी में हम लोग जल्दी से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है आपका, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है जी, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, कौन होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, क्या होता है आपका एसिडिक, और बेसिक में कौन होता है आपका मेटल ऑक्साइड्स। तो ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि इससे सवाल पूछा जाता है। लोग भले इसको पीरियोडिक में भेज दे, बट सामने वाला इसको क्या समझ के पूछता है कि मैंने कहाँ से सवाल पूछा है, पी ब्लॉक से, समझ रहे हैं क्या। जैसे सवाल ये बताइए, इधर आपको बोलेगा कि इन सब का आप नेचर आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, आपको मान लीजिए इन सब का नेचर पूछ दिया, क्या करेंगे आप। ठीक है, मान लीजिए आपसे ये सब पूछने लगा हो, क्या करिएगा जी बताइए तो। चलिए बताइए क्या करिएगा आप, है ना, आपको पूछेगा इसका नेचर बताइएगा। बहुत बार आया है, आप अपने पीवाईक्यू में देखिए 5 बार से ऊपर आ रखा है कम से कम आपके पीवाईक्यू में, सिर्फ जेई वालों को छोड़ दिया जाए तो, है ना। मैच द फॉलोइंग में इधर उधर बार बार आता है, इनमें से कितने न्यूट्रल है, कितने एसिडिक है, कुछ भी पूछ लेगा, बताइए क्या करिएगा। तो पहले तो न्यूट्रल वाला क्या होना चाहिए, आपको याद ही होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो ये 3 तो कहाँ चले गए सीधा न्यूट्रल, 3 को तो अलग ही कर दो, ठीक। फिर आप तुरंत क्या देखिएगा, एम्फोटेरिक। आपका ऑर्डर भी सोचने का यही होना चाहिए भाई, रैंडम ऑर्डर में मत चले जाना, इन दोनों में तो फिर कैसे भी सोचिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नहीं तो कुछ लोग क्या तेज बनेगा बता देता हूँ, क्या डाउट आपको आएगा, याद तो रहेगा नहीं आपको, पढ़े तो आप है नहीं, तो आपको क्या फिर आएगा याद, ऐसा आपको याद आएगा। अच्छा, सर ने एसिडिक में बोला था कि किसका वाला होता है, नॉन मेटल ना, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा एसिडिक। अरे भाई इन दोनों को पहले याद रखिए, इन लोगों को छोड़ने के बाद जो लोग बचे उनमें ये लगता है लॉजिक, ये नहीं कि जिंक ऑक्साइड यहां हमारे ये दे रखा है, जिंक क्या होता है मेटल, तो मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा बेसिक, समझे। ज्यादा तेज नहीं बनना है, इन दोनों को पहले देखना है, इन दोनों से बच गया जो उसमें ये लगाना है। बताइए क्या हो गया ये लोग न्यूट्रल। अब बताइए जिंक क्या होगा एम्फोटेरिक, क्यों, जनाबे अली में जनाबे यहीं से आ रहा है, ये याद ही रखना, आप बात मानिए, इससे यही तरीका है, ठीक है। और ये उसी का बेरिलियम आ गया। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसका ऑक्साइड सब क्या आ रहा है एम्फोटेरिक आ रहा है, उसी का हाइड्रोक्साइड भी क्या आएगा एम्फोटेरिक। कई बार यहां कर देगा हाइड्रोक्साइड OH, तो आप बोलिएगा तो ऑक्साइड में था ना, नहीं ऐसा नहीं है, उसमें भी है ना, क्योंकि आपका जो भी यहाँ पे नेचर होता है उसमें बस वाटर ऐड कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड में वाटर ऐड करिए क्या बनेगा, और वाटर का अपना कोई नेचर होता नहीं है, तो जो ऑक्साइड का नेचर होगा वही तो किसका रहेगा हाइड्रोक्साइड का भी रहेगा ना, ठीक। तो ये भी क्या होगा आपका एम्फो, तो जिनके ऑक्साइड्स के लिए लिखवाया गया उनके हाइड्रोक्साइड के लिए भी यही है। अच्छा MnO2 की बात करेंगे तो इसमें देख लीजिएगा कि Mn है, और Mn में आपको स्टेट भी चेक करना पड़ जाएगा। Mn किस में आ गया नहीं बता रहे हैं आप लोग, हाँ +4, तो आपको पता है कि +4 वाला क्या होता है एम्फो, तो एम्फो चला गया, ठीक। क्रोमियम में क्या आ रहा है आपका, तो क्या हो गया एम्फो, +3 आ रहा है ना जी, ठीक। V2O5, तो ये भी क्या हो गया, समझ रहे हैं क्या, मतलब इस पर ध्यान रखना, यहाँ पे स्टेट भी लिखा गया लास्ट में, इसीलिए अगर किसी और स्टेट में Mn आ जाएगा तब हम लोग नहीं बोलेंगे उसको एम्फो, एसिडिक बेसिक चला जाएगा।
अच्छा Na2O, अब ये क्या हो गया, मेटल सोडियम है ना जी, सोडियम ऑक्साइड। तो क्या सोडियम कहीं दिख रहा है इधर, तो अब ये कहाँ आ गया फिर, मेटल का ऑक्साइड। तो क्या बोलिएगा इसको कि बेसिक है। और इसी में आप क्या, अच्छा ये पूछ लिया, इसी में पानी ऐड करते हैं तो क्या बनता है बताओ, तो Na2O में ही वाटर ऐड करिए, क्या बनेगा, NaOH। किस नेचर का है, इसलिए कहा जा रहा है जिसका ऑक्साइड जिस नेचर का है उसी का हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, उसी नेचर की। पानी तो खाली ऐड किए नहीं यार, पानी का तो अपना नेचर है नहीं। अगर पानी डालने के बाद तुम बेसिक हो गया, मतलब तुम पहले से बेसिक था, हम थोड़ी कुछ किए तुम्हारे साथ, ठीक है। अच्छा P4O10 क्या करिएगा, P4O10 कहीं पे है तो क्या है, फॉस्फोरस। फिर नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या होगा जी, एसिडिक। वही वहां लिखवाया गया था पहले वाले में, इधर P4O10 P4O6 ये सब। अच्छा PbO2, यहां नाम दिख रहा है, हाँ, इसमें Pb+2 में और इसमें +4, दोनों क्या होगा, एम्फोटेरिक। सर दोनों क्यों हो गया, यहां पे स्टेट नहीं ना मेंशन किए, नहीं किए मेंशन, मतलब उसका सारा स्टेट क्या है फिर, एम्फोटेरिक, चाहे Pb किसी में आ जाए। इनका स्टेट वाइज डिफर करता है, इसलिए यहां पे स्टेट भी मेंशन कर दिया गया, क्योंकि मैंगनीज का +2 वाला नहीं होगा एम्फोटेरिक, इसलिए यहां पे लिख दिया गया है +4। समझ रहे हैं बात, कोई दिक्कत, ये सवाल आया हुआ है, बहुत बार आ रखा है भाई। तो सबसे पहले क्या करिएगा, न्यूट्रल वाला याद रखिए, एकदम 4 है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई डाउट ही मत रखिए। ऑक्साइड्स में ये 4 दिख गया, टिक लगा देना है न्यूट्रल में। उसके बाद क्या ध्यान रखिए, जनाबे आदि वाला ध्यान रखिए, समझ रहे हैं क्या। फिर जो बच गया उनमें ये दोनों लगा दीजिए, हो गया आपका काम, ठीक, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया ना अब। अच्छा बिस्मथ का क्या होगा बताइए, तो बिस्मथ कहीं है, और बिस्मथ क्या होता है, मेटल, तो वो क्या हो गया, बेसिक। वो दोनों एसिडिक, देखिए खुद आप चेक कर लीजिए, क्या बड़ी बात है इसमें, ठीक। इससे सवाल बहुत आता है भाई, समझ रहे हैं क्या, समझता है, ठीक। क्योंकि ये भी मैं इसको केमिकल बॉन्डिंग 2 का ही पार्ट मानता हूं। क्यों मानता हूं बताइए, और मैं क्या, सब लोग मानते हैं, क्यों बताइए, क्योंकि ये किसके अंडर आता है, फजान्स रूल के अंडर ही पढ़ाया जाता है। और फजान्स रूल आप लोग कह रखे हैं कि आपका क्लास 11th है, पढ़ाया जा गया है, इसलिए यहां नहीं पढ़ाया गया आपको, बाकी फजान्स रूल के अंदर ही आता है, इसलिए तैयार रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चंक है भाई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ओके। अब देखिए, मान लीजिए आपसे एक चीज और पूछ लिया जाए, क्या कि आप इन सब का ठीक है, आप इन सब का एसिडिक नेचर बताइए तो क्या होगा, कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, कैसे बताइएगा। चलो इन सब का बताओ तो भाई, चलिए इन सब का मेरे को एसिडिक ऑर्डर बताइए और इन पांचों का फिर बताइए। देखो भाई, अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी आपने बात कर रखा है पहले, क्या यहां पे नाइट्रोजन किस में आ रहा है आपका, +1 +2 +3 +4 +5, और यहां फिर सब लोग किस में आ रहा है, +5 +5 +5 +5। तो ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे आपका बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो ज्यादा एसिडिक कौन होता जाएगा आपका, समझ गए क्या बात। ये अलग बात है कि ये दोनों क्या है आपका, नहीं बता रहे हैं आप, कैसा है जी, न्यूट्रल। बट इससे टेंशन मत लीजिएगा कि सर अब अगर ये पूछ लिया कि दोनों न्यूट्रल है, बट इनमें भी ज्यादा स्लाइटली कौन एसिडिक आपको कहना है, तो किसे कहिएगा आप, NO, न्यूट्रल ही है, बट अगर पूछेगा कि ज्यादा फिर भी कौन, तो हम लोग बोलेंगे यही दोनों में से कोई आएगा। और फिर आगे वाले में क्या आएगा, समझ गया ना, जैसे जैसे स्टेट बढ़ता जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, क्या इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक। अच्छा अब पूछेगा इन पांचों में बताइए, तो अच्छा सवाल है। अब इन पांचों में स्टेट क्या आ रहा है, सेम आ गया। तो जब स्टेट सेम आता है तो हम लोग क्या देख लेते हैं फिर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो साइज पे एक तरह से कर रहा है, डिपेंड कर सकते हैं आप। तो साइज आप क्या देख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया आपका, मान लीजिए सेम आ गया ना, तो आप क्या देख सकते हैं फिर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस।
तो सबसे ज़्यादा कौन है जी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आपको लिखवाया भी गया था ऑर्डर, है ना। ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है, पीरियोडिक में भी ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। समझते हैं जी? कैसे पूछा जाएगा बताइए? P4O10 और P4O6 इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो आप देख लीजिए फॉस्फोरस है, दोनों में स्टेट निकालिए, एक का +3 एक का +5, तो आप क्या बोलिएगा? +5 वाला क्या होगा? ज्यादा एसिडिक। तो कौन है? P4O10 ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब। समझ रहे हैं बात? ध्यान रखिएगा। तो इसको जल्दी से बनाइए और आगे बढ़िए। और यहां पे इन सबका मान लीजिए स्टेट क्या आ रहा है आपका? +3। सेम स्टेट है तो फिर क्या बोल देंगे अपन? जिसका En ज्यादा है उसका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए आगे बढ़े। चलिए लिखिए, अब आगे बढ़िए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, और फिर आपका है ना, एक पहले एक दो चीज फालतू वाले लिख लीजिए जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर एक जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद केमिकल खत्म, फिर कंपाउंड्स पे आ गए। और कंपाउंड्स का कोई एंड है नहीं, कंपाउंड्स में आपके ऊपर, आप समझ जाइए, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे, लिखिए जी। हाँ जी, बातचीत लिखिए। रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस। अभी क्या चल रहा था? ऑक्सीजन। अब लिखिए रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस। लिखिए एक लाइन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, all elements of group 15 directly combine with X2, all elements of group 15 directly combine with X2। X2 मतलब कोई ना कोई हेलोजन होगा, है ना। to form two types of halides, to form two types of halides, EX3 and EX5, EX3 and EX5। नीचे रिएक्शन लिख लीजिए छोटा सा, 2E प्लस 3X2, 2E प्लस 3X2 फॉर्म्स 2EX3। ठीक है, 2EX3 समझ गया क्या मतलब है? सेकेंड लिखिए, 2E प्लस 5X2, 2E प्लस 5X2 फॉर्म्स 2EX5, 2EX5। अच्छा, EX5 को गोला करके एक उसके बारे में लाइन लिखिए। EX5 को गोला करके एरो निकालिए और उसके बारे में एक लाइन लिखिए। NX5, NX5 डज नॉट एग्जिस्ट करता है क्या कभी? NCl5, NCl, NF5 सब नाम सुने हो? नहीं। तो लिखिए NX5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। NX5 does not exist due to absence of vacant d orbital। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक और एक लाइन का है, उसको भी लिख के खत्म करिए, फिर जो मेन वाला हाइड्रोजन है उसकी बात कर लेंगे। लिख लीजिए एक, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, reactivity towards metals। group 15 elements react with metals, group 15 elements react with metal to form binary compound। I repeat, group 15 elements react with metal to form binary compound of -3 oxidation state।
of -3 oxidation state. -3 oxidation state. Example Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड बोलेंगे, है ना. Ca3N2, सेकेंड Ca3P2, ठीक है. आगे Zn3Sb2, Zn3Sb2, आगे Mg3Bi2, Mg3Bi2, आगे लिख लीजिए Na3As, Ca3N2, है ना. मतलब इन सबको मेटल के साथ आप देखिए, इन सब में जो आपके एलिमेंट हैं ग्रुप 15 वाले, सब पे स्टेट कितना आ रहा है, -3 आ रहा है. आप चेक कर लीजिए. और जो मेटल सामने है वो +1 या +2 किसी में है. मतलब अगर मेटल से इनका कहीं पंगा हो जाएगा तो मेटल इनसे भी ज्यादा बदमाश हैं, तो वो लोग प्लस स्टेट रखेंगे और इनको मजबूरन क्या रखना पड़ेगा, माइनस. क्योंकि आप ये सवाल सोच रहे होंगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने लिखवाया था कि दे कॉमनली हैव -3, +3 और +5 स्टेट. तो +3 +5 तो आपने एग्जांपल दे दिया. माइनस वाला एग्जांपल एक भी नहीं जगह दिखा, इसमें दिख रहा है सब में -3, तो ये हुआ. अब लास्ट लिखिए और फिर आपका ये खत्म हो जाएगा क्या, केमिकल रिएक्टिविटी. और फिर बचेगा कंपाउंड्स, जो अपन देखते रहेंगे आगे जितना आपको मन करे. लिखिए रिएक्टिविटी विद H2, रिएक्टिविटी विद H2, बात नहीं, रिएक्टिविटी विद H2, ठीक है. चलिए इसके तारीफ में एक लाइन लिख लीजिए पहले. ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कंबाइन विद H2, all elements of this group combine with H2, all elements of this group, ठीक है, combine with H2 to form hydrides, to form hydride of type EH3, to form hydride of type EH3. समझ गया ना. इसमें एक ही बनेगा. कोई भी मेटल अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कर गया, कोई भी एलिमेंट सॉरी, तो वो सब क्या बनाएगा, EH3 ही टाइप का बनाएगा सिर्फ, ठीक है. अच्छा नीचे रिएक्शन लिख लीजिए इसी बात पे. 2x + 3H2, 2x + 3H2 फॉर्म्स क्या जी, 2EH3, 2EH3, ठीक है. 2E + 3H2 फॉर्म्स 2EH3. अच्छा अब देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा. ये सबसे अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, जो अब हम लोग ट्रेंड इधर देखेंगे ना, बहुत बार आ रखा है. ये सारे क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुके हैं, सारे इतने इंपॉर्टेंट है ये सारे, ध्यान रखिएगा, ठीक. क्या है, किसका कंपैरिजन देख लीजिए. NH3 क्या क्या हाइड्राइड बनेगा जी, PH3, कौन है जी, यही 5 बनेंगे हाइड्राइड्स में. हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो EH3 बनना है, यही 5 बनेंगे. इनकी कंपैरिजन कि इनकी वैल्यूज का क्या क्या ऑर्डर होगा रिगार्डिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, बहुत बार आया है. मैं इधर लिख देता हूं और इन सबको हम लोग डिस्कस कर लेंगे. और आपको याद होना चाहिए, है ना. और याद नहीं, आप समझ जाइएगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो देख लीजिए मैं इधर सब लिख देता हूं. बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंगल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बेसिसिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, समझ रहे हैं क्या जी. तो इन सारे पैरामीटर्स पे आपको इनको कंपेयर करना है. और ये एग्जाम्स में बहुत बार आया है भाई, तैयार रहना ये सब. समझ रहे हैं क्या, कि बताइए जैसे आपसे ये पूछा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इन सब में क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, समझ गए क्या. और खूब मिलेगा आपको मॉड्यूल में भी और सारे एग्जाम्स में. तो एक बार आप ट्राई करिए, कुछ आप बना सकते हैं. तो कुछ आपने पढ़ भी रखा है. बॉन्ड एंगल का बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल का बताइए. तो केमिकल बॉन्डिंग का अच्छा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाइए, बताइए जी क्या होगा. सोचिए आप, विचार करिए.
अभी कॉपी मत कर लीजिएगा, फेयर मत करिएगा, एक बार रफ ट्राई आप कर लीजिए, फिर बताइए क्या क्या आएगा। बॉन्ड एंगल वाला आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो थोड़ा दिमाग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बताइए क्या होगा। अच्छा देखिए, हम लोग जो आपका सिंपल सिंपल है पहले उनको है ना कर लेते हैं, फिर जिनमें थोड़ा दिमाग लगेगा उनको देखेंगे। देखिए आपसे पूछा है पहले तो क्या, थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब अपन हीट करेंगे तो सबसे हाई टेम्परेचर पे जा करके कौन हार मानेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे हम लोग इसे भी हीट करेंगे, सबको हीट करेंगे, तो कौन सा कंपाउंड है जो स्टार्टिंग में ही अपना, जैसे NH3 में कौन सा बॉन्ड है, N का किसके साथ है, H के साथ, तो कौन सा बॉन्ड पहले टूट जाएगा और कौन सा बॉन्ड आखिरी तक बना रहेगा, समझ रहे हैं। तो बताइए सबसे स्ट्रांग कौन आएगा जी, आपका NH3 ही आएगा। फिर कौन आएगा, PH3, ASH3, SbH3, और फिर क्या आएगा, BiH3। ये सवाल सब आया हुआ है भाई, कंपेयर द करेक्ट ऑर्डर और सब, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस 4 कंपाउंड्स। आ गया सवाल। अच्छा कारण क्या देंगे आप बताइए। तो NH3 में क्या है जी आपका, NH3 में जो बॉन्ड है N और H के बीच में है, N का क्या यूज हुआ होगा 2p, और H का तो 1s ही है एक खाली, तो इसके बीच का बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ रहा है। इसमें क्या तोड़ना पड़ रहा होगा, 3p और 1s, 4p 5p, इसमें क्या तोड़ना पड़ा होगा, 6p और 1s, समझ रहे हैं। और हमें पता है कि 2p और 1s तोड़ना क्या होगा सबसे ज्यादा मुश्किल, क्यों, जितने छोटे छोटे साइज के होंगे उतना ही बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। केमिकल बॉन्डिंग में इसकी बात भी करते हैं, VBT के लास्ट में, VBT के लास्ट में आता है, ठीक। और यहां 6p और 1s, 6p में एक 6p क्या हो गया बड़े साइज का, 1s छोटा, तो अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6p का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से दूर भी है एंड ऑल, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा और फिर ये सब कम, समझ रहे, कारण ये था क्योंकि ये ओवरलैप बढ़िया ओवरलैप माना जाता है, इसको तोड़ने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा है। चलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगा जी बताइए, बताइए क्या होगा, बैठा रहता है सब लोग, बताइए जी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, किस, ऐसे ऐसे लोग मार खाता है, क्या होगा जी, SbH3, और फिर क्या होगा, थोड़ा सोचिए ना, बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करेगा जी, मतलब NH का बॉन्ड है वो बड़ा होगा या फिर बिस्मथ और H का बॉन्ड बड़ा होगा, बिस्मथ और H का होगा, क्यों बताइए, हमें पता है साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, और बिस्मथ का साइज क्या है जी, बड़ा है ना, आपने लिखा तो अभी ऑर्डर में भी रेडियस में, और बिस्मथ बड़ा है तो नहीं बॉन्ड बड़ा होगा जी, ठीक। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का उल्टा चलता है, अरे बस तो वही होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका उल्टा होता है, बॉन्ड लेंथ। अरे इसका एग्जांपल यही होता है ना, मान लीजिए एक अपने पास क्या होता है, एक बड़ा सा चौक होता, तो बड़े चौक को तोड़ना आसान है कि छोटे चौक को तोड़ना आसान है, समझ जाइए आप, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड तोड़ने वो क्या होगा, कम होगा, जितना छोटा चौक होगा तोड़ने में आपका हालत खराब हो जाएगा ना, वैसे ध्यान रखिए बस। अच्छा तो क्या आ जाएगा ऑर्डर बताइए, NH3 का ज्यादा आएगा, फिर किससे, कारण थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं क्या, याद करिएगा कैसे क्या वो आप समझिए, बट कारण थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा तुरंत हो जाएगा, ठीक। अच्छा बॉन्ड एंगल बताइए, बहुत प्यारा रीजन है, और आपको केमिकल, हाँ बताइए, इसमें NH3 का सबसे ज्यादा, और फिर किसका, और ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा, और फिर कौन आपका ASH3, SbH3, BiH3, उसके बाद सब, क्या कारण दीजिएगा बता सकते हैं, पढ़ा था जी, ड्रैगोस मॉलिक्यूल पढ़े थे, ड्रैगो मॉलिक्यूल में याद आया कौन कौन होता है, तो ये ड्रैगो मॉलिक्यूल ही है ना, ग्रुप 15 और 16 के हाइड्राइड्स पहले वालों को छोड़ करके, इसका एंगल कितने के आसपास आता है, 107 के आसपास, और इन लोग कहाँ आ जाता है फिर 93, 92, 91 इतने के आसपास सीधा आ जाता है, क्यों, क्योंकि ये सब जो है वो कौन कौन है जी, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स, कौन कौन, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, ये सारे कैसे हैं आपके ड्रैगो। ग्रुप 15 में ध्यान रखिएगा ये लोग ड्रैगो है, और ग्रुप 16 में भी कुछ कुछ ड्रैगो हैं, जैसे समझ रहे हैं क्या,
यही तो आपको ध्यान ही रखना है। अरे यही 7 तो ड्रैगो मॉलिक्यूल है यार, तुम ड्रैगो कॉन्सेप्ट भूल जाओ, क्या मतलब है ड्रैगो फ्रैगो करने का, बस वो क्या कहा वो ध्यान रखो। और वो ये कहा कि इन 7 मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एंगल आता है वो किसके अराउंड आना शुरू हो जाता है, 90s में आने लगता है, समझ रहे हैं, 91, 92, 93 इसके आसपास आता है। जबकि कोई कॉमनली सोच कर देखेगा तो बताओ यहां पे अगर आगे H2O लगा देंगे तो H2O का एंगल कहां आ गया 104, बट इन सब का कहां आ गया 90s, है ना। NH3 का 107, बट इन सब का कहां आ गया 90s में। तो ध्यान रखिएगा ये 7 मॉलिक्यूल क्या है, ड्रैगो मॉलिक्यूल, और ये सब पढ़ाया गया, केमिकल बॉन्डिंग है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट में क्या करिएगा बताइए, मेल्टिंग पॉइंट में क्या ऑर्डर होगा जी ऑर्डर ध्यान रखिएगा, NH3 होगा, फिर कौन आएगा, बाकी फिर ये सब आ जाएगा आपका। कौन कौन आएगा उसके बाद, SPH3, ASH3 और कौन PH3। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, क्यों बताइए तो, ये क्यों नंबर 1 आ गया, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो नंबर 1, और उसके बाद ये लोग क्यों आया, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद हमें क्या देखना होता है, मास देखना होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो ठीक, और नहीं तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए और उसके बाद क्या देखिए जी, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, तो फिर है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, ये सब केमिकल बॉन्डिंग का है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑर्डर को ध्यान रखना पड़ता है, ये बुरी बात है बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ भी इसका आगे आने का कारण तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 2 और है क्या, बेसिसिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बेसिसिटी में ऑर्डर क्या आएगा आपका, NH3 सबसे ज्यादा आएगा, क्यों बता सकते हैं, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या रहता है, इसका लोन पेयर इसी के पास प्रेजेंट रहेगा, और ठीक है ये रहेगा। बाकी जो आपका PH3 सब है वो कैसा है, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ड्रैगो मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर है वो प्योर S में पड़ा रहता है और इसका sp3 में रहता है। तो sp3 में S कैरेक्टर फिर भी कम है और इसमें तो प्योर S है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका लोन पेयर क्योंकि sp3 में है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल में है, तो ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। इसका तो प्योर S में है और S होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इन सब लोग का फिर क्या है, सब में प्योर S में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि सब के सब क्या है ड्रैगो। और ड्रैगो मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है जी, ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या मतलब होता है, विच डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे हैं ना, जो क्या नहीं दिखाता है जी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं जाता है, उनको क्या बोलते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल, और वो दिखाने वाले यही 7 है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर वैसे क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, क्यों बताइए, क्योंकि आपका फिर से वही बात, बिस्मथ का साइज क्या है आपका सबसे बड़ा है, तो आसानी से आपका Bi और H का बॉन्ड ही तोड़ सकते हैं, और रिड्यूसिंग कराने के लिए क्या करना होगा, सामने वाले को H देना होगा, तो जैसे आसानी से तोड़ पाइएगा वही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है भाई, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं कि नहीं, कारण भी आप समझा दिया गया है, थोड़ा कारण को भी ध्यान रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिए। सबसे बॉइलिंग पॉइंट वाले में भी देखिए क्या है ना, कि जैसे NH3 क्यों यहाँ से आगे आ गया, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे आया। सर एकदम आगे क्यों नहीं आया, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में 2 फैक्टर काम कर रहा होता है, एक क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक क्या काम करता है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या बढ़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ता है, ठीक, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है अंडर द टॉपिक क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो आप ध्यान रखिए कि अब उसमें ये पहले वाले में NH3 कहां आ गया, सबसे आगे, बट इस वाले में ये आगे तो आया, बट आगे कहां जाएगा वो थोड़ा ध्यान रखने वाला बात है, कि ये इसी नंबर पे आया, अगर ये आगे भी आया था तो वो फैक्ट ही रहता, बट ये यहां रुका, कारण हम लोग समझा दिया आगे क्यों आया, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनका जितना मास में इंक्रीमेंट नहीं हुआ उससे ज्यादा इसका किसमें हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट कहां जाएगा वो आपको फाइनली थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कहां गया ये, ठीक। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। और उसके बाद ये ऑक्साइड में जो ये सारी बातें, इसको नोट किया तुम लोग जी, कर लेना, बता तेज नहीं बनना ज्यादा, समझ रहे हैं ना। उधर एक सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल इसमें यहीं से आएगा, और इसके पहले जो पढ़ रहे थे ये सब तो भैया जस्ट कुछ पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। और कल से फिर कंपाउंड्स आएंगे और कंपाउंड देखेंगे, उसको भगा देंगे।